नमस्कार। ब्रिटिश इंडिया का इतिहास पढ़ते वक्त एक उलझन हमेशा होती है। गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वाइसरॉय। आखिर ये सब था क्या और इनमें फर्क क्या था? चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं, एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से। तो सवाल यही है कि इन नामों के जंजाल का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ अलग अलग नाम थे या इनके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? यकीन मानिए, एक बार ये समझ आ गया तो पूरा ढांचा साफ हो जाएगा। तो देखते हैं कि इनमें क्या फर्क था और ये क्यों जरूरी है। दरअसल इन उपाधियों का बदलना कोई मामूली बात नहीं थी। ये बदलाव सीधे सीधे भारत में अंग्रेजों की बढ़ती ताकत का आईना था। जैसे जैसे उनका कंट्रोल बंगाल से निकलकर पूरे भारत में फैलता गया, वैसे वैसे उनके सबसे बड़े अधिकारी का पद और नाम भी बदलता गया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1757 से। ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत हुई, लेकिन सिर्फ बंगाल में। तो वहां का बॉस कहलाया गवर्नर ऑफ बंगाल, सिंपल। फिर 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। अब मद्रास और बॉम्बे भी बंगाल के अंडर आ गए, तो पावर बढ़ी और टाइटल भी बड़ा हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कहानी आगे बढ़ी 1833 तक। कंपनी का कंट्रोल लगभग पूरे भारत पर था, तो नाम भी बदलना था, है ना? बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर 1857 की क्रांति, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसने सब कुछ बदल दिया। कंपनी का राज खत्म और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो 1858 से जो भी इस कुर्सी पर बैठा वो कहलाया वाइसरॉय, यानी रानी का सीधा नुमाइंदा। अब आते हैं आज के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो मास्टर ट्रिक जो इन सभी में जो सबसे जरूरी पहले और आखिरी शासक थे उनके नाम मिनटों में याद करवा देगी। और वो जादुई वाक्य है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर यकीन मानिए ये एक लाइन इतिहास के 6 सबसे बड़े सवालों के जवाब देती है। तो ये ट्रिक काम कैसे करती है, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले है रॉबर्ट। इससे याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर। फिर आता है से वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। विलियम तो सीधा है, विलियम बेंटिंग, पूरे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। अब आता है मजेदार हिस्सा, की के क से याद रखना है लॉर्ड कैनिंग, जो आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और इंडिया के पहले वाइसरॉय भी। और आखिर में है मौसी। इसमें 2 नाम हैं, मौ से लॉर्ड माउंटबैटन, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, और सी राजगोपालाचारी, हमारे पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल। है ना कमाल की ट्रिक? चलिए, अब जब हमें ये बेसिक ढांचा पता चल गया है तो उन 7 सबसे ताकतवर गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय पर ध्यान देते हैं जिनके फैसलों ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। यहां एक नजर डालते हैं इन 7 किरदारों पर। वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्हें हम सिस्टम बिल्डर कह सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक तरह से पुलिस वाले। लॉर्ड वेलेस्ली, जो एक विस्तारवादी थे। विलियम बेंटिंग, जो एक सुधारक के रूप में जाने गए। लॉर्ड डलहौजी, जो किसी 2-धारी तलवार से कम नहीं थे। लॉर्ड कैनिंग, जिन्हें दयालु कहा गया। और आखिर में लॉर्ड कर्जन, जिन्हें इतिहास में अक्सर एक खलनायक की तरह देखा जाता है। अब इनके कामों को जरा और करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं वॉरेन हेस्टिंग से। इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन को खत्म किया। ये एक अजीब सिस्टम था, जहां पैसा और टैक्स तो कंपनी वसूलती थी, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब की थी। मतलब मलाई कंपनी खाए और जवाबदेही नवाब की। इससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और अराजकता फैल गई थी। हेस्टिंग्स ने इसे खत्म करके कंपनी के सीधे कंट्रोल की नींव डाली। अगला नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। नाम में क्या है? कॉर्न यानी मक्का, जो कहां उगता है? जमीन पर। और जमीन से ही जुड़ा था इनका सबसे बड़ा काम, परमानेंट सेटलमेंट, मतलब स्थायी बंदोबस्त। इसके अलावा इन्होंने ही भारत में सिविल सर्विसेज और एक ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स की नींव रखी। तो लैंड, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन सब कॉर्नवालिस से जुड़ा है। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि की। इसे अक्सर एक मीठा जहर कहा जाता था, और यह था भी बिल्कुल वैसा ही। अंग्रेज भारतीय राजाओं को सुरक्षा का वादा करते थे। बदले में राजा को अपने दरबार में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका पूरा खर्च भी उठाना पड़ता था। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में राजा अपनी आज़ादी और विदेश नीति सब कुछ खो बैठता था। ये बिना लड़े ही राज्यों को गुलाम बनाने का एक बहुत चालाक तरीका था। फिर आए विलियम बेंटिंग, जिन्हें हम एक सुधारक के तौर पर जानते हैं। इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा जैसी भयानक कुरीति पर कानूनी रोक लगाई।
ये उस दौर का एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम था जिसने समाज में सुधार की एक नई लहर पैदा की। लॉर्ड डलहौजी का किरदार बड़ा दिलचस्प है, एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा। एक तरफ तो वो भारत में मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, 1853 में पहली रेलवे लाइन, पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विस। लेकिन दूसरी तरफ उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी। इसके तहत जिस भी राजा का अपना कोई वारिस नहीं होता था, उसका राज सीधे अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया जाता था। झांसी और अवध जैसे कई बड़े राज्य इसी नीति का शिकार हुए और ये 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना। अब आते हैं हमारे ट्रिक के की यानी लॉर्ड कैनिंग पर। ये भारत के पहले वायसराय बने। 1857 के गदर के बाद जब ज्यादातर अंग्रेज अफसर बदला लेने और सख्ती की बात कर रहे थे, तब कैनिंग ने विद्रोहियों के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई। इसी वजह से मजाक में उन्हें क्लेमेंसी यानी दयालु कैनिंग कहा जाने लगा। हालांकि उनके इस रवैये से कई अंग्रेज खुश नहीं थे। और अब लॉर्ड कर्जन, इनका नाम आते ही जो सबसे पहली चीज जहन में आती है वो है 1905 का बंगाल विभाजन। कहा तो ये गया कि इतने बड़े राज्य का प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसे बांट रहे हैं, लेकिन असली मकसद था फूट डालो और राज करो। मजहब के आधार पर बंगाल को बांटकर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी ये, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ और इसी घटना ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक छोटे से रैपिड फायर राउंड से और पक्का कर लेते हैं। तैयार हैं? तो बताइए, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त किसका काम था? बिल्कुल सही, कॉर्नवालिस। कॉर्न उगता है जमीन पर। वो मीठा जहर, सहायक संधि जो राज्यों को चिपका लेती थी, ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में पहली ट्रेन कौन लेकर आया? डलहौजी, जो ट्रेन तो लाया लेकिन साथ में बहुत सारी मुसीबतें भी। और आखिर में बंगाल का विभाजन, ये किसका काम था? लॉर्ड कर्जन, जिसने अपने कामों से भारत पर एक तरह का कर्ज ही चढ़ाया। तो हमने सारे तथ्य देख लिए, किरदारों को समझ लिया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब वक्त है क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ पर सोचने का। तो सवाल ये है कि रेलवे, सुधार, कानून, क्या ये सब सच में भारत के भले के लिए किए जा रहे थे? या ये सब सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें और मजबूत करने के औजार थे? क्या रेलवे आम आदमी की सुविधा के लिए थी या फिर सेना और कच्चे माल को बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाने का एक साधन? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवाब इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है।